हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड 2023 के लिए केमिस्ट्री के अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। हमने पिछली कुछ वीडियो में हमने यूनिट 2 और यूनिट 3 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे और टॉपिक वो सब हमने पिछली 2 वीडियो में पढ़ लिया है। अभी तक जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके पहले उन वीडियो को देखें। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 4 जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे इस पे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड परीक्षा में आने की जिनकी संभावना सर्वाधिक है, यानी कि जो बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा बार आते हैं, उन टॉपिक को हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है हमारा अभिक्रिया का वेग। देखिए, अभिक्रिया का वेग क्या होता है? एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाती है। अभिकारक क्या होता है? हम मान लेते हैं कोई रासायनिक समीकरण में लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कोई रासायनिक समीकरण ऐसे हो गया A प्लस B, इन दोनों के मिलने से किसका निर्माण हुआ? C प्लस D का। अब ये जो A और B है ये क्या है? जो A और B है ये क्या है? ये दोनों है अभिकारक। और ये जो C और D मिलके बना है इसे हम क्या बोल देंगे? जो C और D है ये क्या है? ये उत्पाद है। ठीक है, अब देखिए इसमें परिभाषा क्या है कि एकांक समय में, एकांक समय का मतलब होता है बटे में टी लिखना या समय से भाग करना। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का दर या अभिक्रिया का वेग कहलाता है। मान लेते हैं कोई अभिक्रिया, हमने मान लिया, माना कोई रासायनिक अभिक्रिया निम्न है। ए यहाँ पे क्या है? ए अभिकारक है और इधर क्या बना? ए से कोई उत्पाद बना। माना सूक्ष्म समय यानी कि बहुत थोड़े समय के लिए, यानी कि जिसे हम dt से लिख रहे, अभिकारक A की सांद्रता ये देखिए, ये जो अभिकारक है, मान लो हमने जो इक्वेशन लिया वो A है, A से यहाँ पे कोई उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, जब मुझे A अभिकारक A की सांद्रता लिखना होगा तो मैं इसे बड़े ब्रैकेट में लिखूंगा, तब क्या कहेंगे इसे? अभिकारक A की सांद्रता। माना सूक्ष्म समय अंतराल dt से अभिकारक A की सांद्रता कम हो जाती, अभिकारक A की सांद्रता कम हो जाती है, तब अभिक्रिया की दर क्या होगा? माइनस के dA माइनस के d, और ये जो अभिकारक है अभिकारक की सांद्रता बटे कितना? समय, यानी कि एकांक समय यानी कि dt। ये जो ऋणात्मक चिन्ह है, हमने यहाँ पे क्या है? ऋणात्मक कमी हो रही, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि अभिकारक के फलस्वरूप अभिकारक A की सांद्रता में क्या हुई? कमी हुई। अब यदि मान लेते हैं, अब यदि dt यानी कि बहुत थोड़े समय के लिए, यदि dt समय में अभिकारक A की सांद्रता में dx की वृद्धि होती है, तब अभिक्रिया की दर कितना हो जाएगा? dx अपॉन dt। यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव धनात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है जो अभिकारक A की सांद्रता में क्या है? वृद्धि हुई है। यदि अभिक्रिया की दर में ऋणात्मक चिन्ह आ रहा, उसका मतलब ये है कि जो ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि जो अभिकारक है, अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रही? कमी हो रही। और जो जो ऋणात्मक चिन्ह है वो यह प्रदर्शित करता है कि अभिकारक A की सांद्रता में कमी हुई है। और जो धनात्मक चिन्ह है, धनात्मक चिन्ह यानी कि पॉजिटिव वाला, ये क्या प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है कि जो अभिकारक है उसकी सांद्रता में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। आई होप ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता, देखिए इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें, किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या, ठीक है, अभिकारी अणुओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं? आणविकता कहते हैं। अभिकारक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। मैंने यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिखा हुआ, अभिक्रिया की आणविकता शून्य व भिन्नात्मक नहीं हो सकती। देखिए शून्य कैसे नहीं हो सकती? अब जब इधर कोई अभिकारक ही नहीं लेंगे तो इधर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसलिए जो अभिक्रिया है, यानी कि किसी भी अभिक्रिया की जो आणविकता है वो शून्य नहीं हो सकती।
आणविकता के आधार पर, फिर ये जो आणविकता के आधार पर अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, ठीक है। यानी कि नंबर 1 एकाणुक यानी कि एक अणु का अभिक्रिया, और नंबर 2 कौन सी हो जाएगी, द्विव अणु का अभिक्रिया, और नंबर 3 त्रिक अणु अभिक्रिया, त्रिक या त्रिअणु अभिक्रिया। इनके जो पार्ट है यानी कि जो इनके अंदर का है, इनकी व्याख्या इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैंने इस वीडियो में नहीं कराया आपको। अगला टॉपिक है आपके पास अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ये आपके अभी समझ में नहीं आया होगा। दूसरी परिभाषा देखिए, अभिक्रिया की वेग समीकरण में प्रकट सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। देखिए हमने कोई वेग समीकरण लिया, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे dx, हमने कोई वेग समीकरण लिया dx बटे dt के वेग स्थिरांक है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने अभिकारक a लिया, अभिकारक a की सांद्रता, ये क्या हो गया, ये अभिकारक है, जब हम ब्रैकेट लगा देंगे तब हम इसे क्या कहेंगे, अभिकारक a की सांद्रता। अभिकारक a की सांद्रता की घात कितना है m, और एक दूसरा अभिकारक लिया हमने कौन सा b, इसकी पावर कितनी है, इसकी सांद्रता की पावर कितनी है n है। अब ये वाली परिभाषा देखिए, अभिक्रिया की वेग समीकरण में प्रकट सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यानी कि अगर मैं इसकी कोटि की बात करूं तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि हो जाएगी m प्लस के n। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, m प्लस n। यानी कि अभिक्रिया की वेग समीकरण में प्रकट सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, माना एक सामान्य अभिक्रिया निम्न है, ठीक है, a प्लस बी, ये क्या है, ये अभिकारक है, और ये क्या है, ये उत्पाद है। यदि अभिकारक a की सांद्रता m तथा अभिक्रिया नहीं, ये अभिकारक है यहाँ पे, तथा अभिकारक b की सांद्रता n घात के समानुपाती पाई जाती है, तब अभिक्रिया का वेग समीकरण dx अपॉन dt बराबर कितना हो जाएगा, k क्या है यहाँ पे, वेग स्थिरांक है, a की पावर कितना m, यानी कि a की सांद्रता की पावर कितना है m, और b की सांद्रता की पावर n। तो अभिक्रिया की कोटि कितना हो जाएगी, अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी m प्लस के n। अब अभिक्रिया की कोटि के प्रकार, ये जो अभिक्रिया की कोटि है ये कितने प्रकार की होती है, ये होती है 4 प्रकार की अभिक्रिया की कोटि। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, और तृतीय कोटि की अभिक्रिया, और शून्य कोटि की अभिक्रिया। आपको इनमें से कौन कौन सी पढ़नी है, आपको पढ़नी है इसमें से प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया। ये दोनों प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया, दोनों कोटि की अभिक्रियाएं। उसके बाद ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। उसके बाद अगला टॉपिक है इसमें अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर है। इधर मैंने लिखा अभिक्रिया की कोटि और इधर लिखा मैंने अभिक्रिया की आणविकता। पहला पॉइंट क्या है, किसी भी अभिक्रिया की कोटि शून्य नहीं हो सकती, किसी भी अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती, किसी भी अभिक्रिया की जो कोटि है वो शून्य हो सकती है, क्योंकि हमने अभी अभिक्रिया के प्रकार में पढ़ा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। अगर हम आणविकता की बात करें, अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट, कोटि का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, जो कोटि है कोटि का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन जो आणविकता का मान है वो ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता। नंबर 3, अभिक्रिया की कोटि प्रयोगों द्वारा निकाली जाती है। और जो आणविकता की बात करें तो आणविकता क्या है, अभिक्रिया की आणविकता की व्याख्या क्रिया विधि द्वारा करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको समझ में आता है या वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।